चलो क्लाइमेट निकालो, ज्योग्राफी निकालिए। नाउ ड्रेनेज अभी करा देंगे, इनका पेपर का भी देख लें, फिर उसके बाद पीछे आ जाएंगे। ड्रेनेज रह रहा ना आपका, करा देंगे। क्लाइमेट पढ़ लो। पाँच जनवरी से तो मैं करा दूंगा, तो अब तो हमें यही करना है, सोशल साइंस ही तो करनी है, इंग्लिश 2 काम करने हैं, सब कवर हो जाएगा आपका, जितना भी पोर्शन है सब कवर हो जाएगा। विंटर हॉलीडे तो ठीक है, मैं उसका भी यूज कर लूंगा, जब से होंगी उसका अच्छा यूज कर लेंगे। आपका मैं पूरा इंग्लिश का भी करा दूंगा, सोशल साइंस भी करा दूंगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर का नाम है जलवायु और मौसम, दैट इज क्लाइमेट एंड वेदर, 2 अलग अलग चीजें हैं। चलिए क्लाइमेट बात नहीं करो, क्लाइमेट का क्या मतलब है? इट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। अगर मैं ये कहूं कि यूरोप का क्लाइमेट कैसा है, तो आप क्या कहोगे? यूरोप का क्लाइमेट कोल्ड, सही है। और अगर इंडिया का कहूं या अफ्रीका कहूं तो हॉट है। इंडिया में भी कोल्ड पड़ेगा, लेकिन जब सम एवरेज पूरे साल का क्या है उससे देख के क्लाइमेट पता चलेगा। अगर तुम यूरोप जा रहे हो तो तुमको एक स्वेटर एक्स्ट्रा ले जाना चाहिए। ये चीज व्हाट इज क्लाइमेट? दैट इज सम टोटल ऑफ, इट इज सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन and variation over a large area for a long period of time. अगर मान लीजिए मोजित आपका एक मित्र यूरोप में रहता है, ठीक है, और वहाँ पर आप लग्जमबर्ग में रहता है, ठीक है, और लग्जमबर्ग में उससे फ़ोन पे पूछते हो कि वहाँ आज क्लाइमेट कैसा है और कल कैसा था, तो क्या ये पूछना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? ये कह रहे ठीक रहेगा, आज कैसा था और कल कैसा और 1 साल बाद कैसा रहेगा, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ रहेगी। तो जो आज है वही कल भी रहेगा। क्लाइमेट रोज रोज बदलने वाली चीज नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछने से हो सकता है वो बुरा मान जाए कि देखो ये आज और कल के बारे में पूछ रहे हैं, ये ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, कई सालों का जो एवरेज निकाला जाता है वो क्लाइमेट होता है। तो हमें उससे क्या पूछना चाहिए? वेदर कैसा है। क्या पूछना चाहिए? हमें ये नहीं पूछना चाहिए उससे कि क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि जो क्लाइमेट है वहाँ का वो फिक्स्ड है, वो कई सालों के 500 साल या 400 सालों में। कहीं पर हम जब बात करते हैं, इशू उठाते हैं, तो हम क्लाइमेटिक चेंज की बात उठाते हैं, वेदर चेंज की कहीं बात होती है। जो बड़े बड़े समिट्स होते हैं वो किस बात पर होते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्लाइमेट बदलना है। क्लाइमेट बदलना एक कंसर्न है, इसे बदलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बदल रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ग्रीन हाउस गैसेज है, कुछ होगा। सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज स्पैन ऑफ एरिया, ठीक है, इन ए कैसे टाइम में? लार्ज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ। जैसे ये देखो, ये जो अर्थ है, ये अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई घूमती है और ये इक्वेटर है। तो अब अगर कभी ये अर्थ यहां पर भी रहती है, अर्थ ये सन है बीच में, तो अगर सन ये यहां पर है तो इस समय हम ये देखेंगे कि मान लीजिए यहां है तो इस समय इसकी रेज यहां पर पड़ रही है, सब डायरेक्ट पड़ रही है, और यही अर्थ अगर इस घूमती घूमती यहां आ जाए तो ऐसी स्थिति में बताओ इसकी रेस कहां पड़ती है? इधर पड़ती है। समझ में आ गई बात? ये कौन सी लाइन कहलाती है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बीच की लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटर। तो अगर यहां पर सनलाइट पड़ रही, जब इधर है
तो कहते हैं जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है। सन किधर चला गया है? नदर्न हेमिस्फीयर में इसकी सीधी लाइट नहीं पड़ रही है। अगर अभी यहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ेगी कि नहीं? यहाँ पड़ेगी। तो सूर्य दक्षिणायन में चला गया। कहाँ चला गया है? इस चीज को कहते हैं, जब यहाँ पर है तो इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? और जब मकर रेखा को क्रॉस करके जब ये कर्क रेखा में आ जाए तो हम लोग कहाँ पर रह रहे बताओ? ये इंडिया यहाँ पर है। तो इंडिया अगर यहाँ पर है तो बोलो हमें गर्मी कब महसूस होगी? जब सन को कहाँ आ जाए तब गर्मी होगी। यहाँ पे आना चाहिए कैंसर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, कर्क रेखा। तो मकर को क्रॉस कर जाए, ऐसा कब करेगा? 14 जनवरी को करेगा। तो हम लोग कहते हैं अब मकर संक्रांति आ गई। उस दिन छुट्टी भी होती है स्कूल में। कहते हैं मकर को पार करके अब खिचड़ी बनाओ, आज से दही खाना शुरू। अभी कोई दही नहीं खा रहा। 14 तारीख को खिचड़ी बनेगी और दही बड़े के साथ खाई जाएगी। तो क्यों कही जाती है कि मकर से क्रॉस करके यहाँ पे आती है। लेकिन जो सनलाइट है वो इन्हीं के बीच घूमती रहती है, इसके बाहर नहीं जा पाती। तो कभी 6 महीने में यहाँ रहेगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से आ जाएगी, इसी के बीच रहेगी। तो इसके बीच की जो बेल्ट है वो हॉट बेल्ट है। वो कैसी बेल्ट है? उसको कहते हैं वहां का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? उष्ण कटिबंधीय। कैसा कटिबंधीय? दैट इज ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और ये भी कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ यूरोप है। यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अगर तुम यहाँ से दैट इज 22 एक डिग्री सोचो मन में, कितने डिग्री? 22.5 डिग्री रखो यहाँ और यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम कहाँ पहुंच जाओगे? इस पर पहुंच जाओगे। और इसका अगर मान लीजिए और बढ़ा दीजिए तो अब ये 67.5 डिग्री, तो तुम अब पहुंच जाओगे सब ट्रॉपिकल। कौन सा रीजन? 22.5 से 60, ये सब ट्रॉपिकल। यहाँ ठंडक रहेगी, बिल्कुल ठंडा नहीं रहेगा, पोल नहीं है ये, लेकिन ठंडी और गर्मी के बीच रहेगी। -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है वहाँ। तो कितने से यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहेगा बताओ? इस वाले रीजन में यहाँ पर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच। अच्छा, यहाँ कहाँ से कितना रहेगा बताओ? दैट इज यहाँ पर रहेगा कि -25 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। और इस रीजन को आप क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल रीजन या शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्ण कटिबंध है। उष्ण का मतलब गर्मी, और ये शीतोष्ण कटिबंधी। बोलो बात समझ में आ गई? यूरोप के मैक्सिमम कंट्री इसी लाइन पे पड़ते हैं। अच्छा, अफ्रीका तुमको मालूम है मकर रेखा के पास पड़ता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दिस इज सब ट्रॉपिकल। और फिर उसके बाद क्या आएगा बोलो? नेक्स्ट इज पोलर रीजन। फिर क्या आ जाएगा? पोलर। तो जो जहां पर पड़ता है, अर्थ में जो पोल के जितना करीब है उसको ठंडक ज्यादा है, और जो इक्वेटर के जितना करीब है उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? चलिए, तो दैट इज, इसलिए 6 महीने क्या होता है? वो नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। अब 6 महीने अभी नदर्न हेमिस्फीयर में, फिर कभी 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में। सही है? नदर्न हेमिस्फीयर जहां पे उसकी सन जब सीधी पड़ रही है उसी हेमिस्फीयर में। हेमी का मतलब हाफ स्फीयर। तो किधर पर सीधी पड़ रही है? मान लीजिए ये अर्थ है, और तो अर्थ में अगर ये अर्थ ऐसे घूम घूम के चल रही है और ये सन यहाँ है, तो अभी सन की जो रेज है वो यहाँ पे टकरा रही है। कहाँ टकरा रही? तो ऐसी स्थिति में गर्मी कहाँ होगी बोलो? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी? नीचे ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है, लेकिन यही अर्थ ऐसे घूमते 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 घूम रही है। अब घूमते घूमते यहाँ आ जाए तो अब यहाँ पर इंडिया आ गया। ये क्या आ गया? ये देखो इंडिया है। तो अब कहाँ पर पड़ी? ऐसे। तो जब इस साइड आ गया, ठीक है, तो इस समय इंडिया में ज्यादा। तो ऐसे घूमते घूमते ये एक बार ऑस्ट्रेलिया में, अब सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट दिखाई पड़ रहा है। और अब कहाँ पे बोलो? नदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो भारत में क्या होता है? कर्कश गर्मी है। नाम से ही पता चल रहा है कि कर्क रेखा के पास, कहते कर्कश गर्मी है। कर्क रेखा आ गई, लगता नाम आ गया कि नहीं? तो ये चीज होती है। ओके, अब जरा हम देखें, चलिए, ये तो बात हो गई कि किसी लार्ज एरिया में, एग्जांपल इसका दो, दैट इज क्लाइमेट ऑफ लग्जमबर्ग।
इज कोल्ड या इंग्लैंड इज कोल्ड और क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु की बात कर लें तो कैसा होगा बताइए, इज हॉट। ओके, व्हाट इज वेदर, वेदर क्या होता है? तो वेदर का मतलब है मौसम और इसका क्या मतलब होता है, जलवायु। देखो मौसम का मतलब है जो बदले, और मौसम के ऊपर गाना भी बना है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्योंकि इसका मतलब है कि मौसम बदलता रहता है, तो गाना बना दिया उस पर, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। दैट मींस व्हाट इज वेदर, इट इज एवर चेंजिंग, घंटे घंटे का वेदर है। अगर तुम निकालो कि वेदर ऑफ जोधपुर तो कहेगा 4 बजे ये वेदर है, 5 बजे वेदर रिपोर्ट देते हैं लोग। शाम को क्या आता है, क्लाइमेट रिपोर्ट कोई देने आता है क्या, क्या देने आते हैं, वेदर रिपोर्ट। तो इट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हर समय बदलता रहता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, दोनों को एक ही 6 चीजें निर्धारित करती हैं। देयर आर 6 डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर ईच, क्लाइमेट एज वेल एज वेदर। लेकिन उनका अगर एवरेज निकाल दिया जाए, मान लो तुम्हारा एवरेज मार्क्स 70% है, लेकिन जो तुम्हारा इंडिविजुअल मार्क्स है वो तुम अगर समझो कि भाई वो अलग अलग वेदर है, अलग अलग दिन का, और एवरेज निकाल दो तो क्लाइमेट है। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसा ही है। तो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। दोनों किन किन चीजों से गाइड होती है, टेम्परेचर, इसके बाद एटमॉस्फेयर, देन प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो पहली एक एक करके चीजें देखेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या चीज होती है? देखो जब अर्थ में इस चीज को कहते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड, और जैसे जैसे मैं ऊपर चलता चला जाऊं, जैसे टमाटर की बहुत सारी फांक काटिए, टमाटर ऐसे ऐसे कट करते चले जाओ, सलाद बना रहा है टमाटर का। तो अब अगर नीचे चलेंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री साउथ, और यहाँ पहुंचेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ। और बोलो यहाँ पहुंच गए तो 22.5 डिग्री नॉर्थ, तो हमें मिल जाएगी कौन सी लाइन मिल जाएगी दिग्विजय, 22। अगर तुमने 22 फांक काट डाली तो 22.5 वाले उस पर चले गए, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ। और ऊपर चले जाएंगे तो फिर एक और लाइन मिलेगी जो ये वाली होगी, जिससे पता चलेगा सब ट्रॉपिकल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पहुंचेंगे, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर साउथ पहुंचेंगे और नीचे पहुंचेंगे। तो टोटल हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आते हैं, 180, 90 ऊपर और 90 फांक काटते जाओ ऐसे टमाटर की, और नीचे भी काटती जाओ, तो 90 ऊपर और 90 नीचे, तो मिला के कितनी हो गई, बोलो बात समझ आ गई? एल्टीट्यूड का भी अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। अब इसमें देखिए, सो देयर आर, सो एज वी मूव, कैसा होगा बोलो, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू, कहां से कहां पर, इक्वेटर टू पोल, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। अच्छा एक और बात कही है इन्होंने, अभी एल्टीट्यूड बताया। बताओ अगर ये एक सरफेस है और सरफेस में यहाँ पर
ये माउंट आबू है, ये माउंट आबू, आबू रोड पर अगर आप चले जाइए, ये जोधपुर है। तो जोधपुर से आप कहाँ जाओगे बोलो? पाली। कहाँ जाएंगे? अब पाली से आगे चलेंगे तो जोधपुर से माउंट आबू 6 घंटे का रास्ता है, और फिर वहां चढ़ते चले जाओ। और लेकिन जैसे ही तुम माउंट आबू चले जाओगे तो वहाँ बिल्कुल ठंडक है। अभी तो और भी ठंडक है, लेकिन वैसे गर्मियों में भी लोग हिल स्टेशन जाते हैं। हिल स्टेशन का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहाँ ठंडक है ही। जो बादल यहाँ से वेपराइज हो रहे हैं वो वहाँ जाके कंडेंस हो जा रहे हैं। ऊपर जाने पे क्या होता है, एयर एक्सपेंड करती है, और कोई चीज़ अगर एक्सपेंड करे तो मुंह से ही हवा जरा फूंक निकालो, हाथ में बिल्कुल ठंडक ठंडक आएगी। हवा को एक्सपेंड करने दो, ऐसे करो तो, और एक ऐसे करो तो बिल्कुल गर्म आएगी। दोनों करके देख लो। जब एयर एक्सपेंड करेगी तो ठंडक होगी, तो ऊपर जाके हवा एक्सपेंड कर रही है, अब तुरंत वो उसमें बदल जाती है। समझ में आ गई बात? तो बोलो टेम्परेचर को कौन सी 2 चीजें प्रभावित करती? व्हाट आर द 2 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द टेम्परेचर? वन इज एल्टीट्यूड, हायर इज द एल्टीट्यूड, लेसर इज द टेम्परेचर। बोलो बात समझ में आया? नियरर टू द पोल, लेसर इज द टेम्परेचर। बोलो बात समझ आ गई? हायर इज द एल्टीट्यूड, तुम ऊंचाई पे चली जाओ, तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगी कम होगा? एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। सो मोर इज द एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि यहाँ पर आपको 30 डिग्री लगेगा। देखिए, मोर इज द एल्टीट्यूड, लेस इज द टेम्परेचर। आपके मन में और भी कुछ है क्या टेम्परेचर को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि सी ब्रीज भी टेम्परेचर को प्रभावित करती है? जिस समय आप कोस्टल रीजन में रहेंगे तो वहां पर हो सकता है सी ब्रीज, बम्बई के पास किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हवा चलती रहती है, गर्मियों में भी खूब अच्छी चलती है। ठीक है। सो नियर कोस्टल रीजन टेम्परेचर इज मॉडरेट। कैसा रहेगा? ये भी है। तो 3 अलग अलग हमने फैक्टर बता दिए, एक पोल का बता दिया, एल्टीट्यूड का बता दिया, और तीसरा क्या बताने जा रहे हैं? नियर कोस्टल रीजन टेम्परेचर मॉडरेट होगा, इज मॉडरेट। अगला पॉइंट देखो, टेम्परेचर हो गया है, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पता करें कि एटमॉस्फेयर कैसे करता है। सो ये कौन सा चैप्टर है क्लाइमेट का? है कौन सा है? हाँ? 4 पेज नंबर 26 है। इसमें तो एग्रीकल्चर है, यही ये की बात है। Now, अब देखो, so we have seen about क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है, तो टेम्परेचर हो जाएगा। तो अदर इज, ठीक है, एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर मत लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको ठीक करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको चेंज करिए। दूसरी चीज क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जरा देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है। किसी भी अगर आपको देखना है तो इफ टेम्परेचर इज हाई, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है नॉर्थ इंडिया में, लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उस समय क्या होगा? ये देखो, ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया। अब इसमें बताओ यहाँ पर ये कौन सा ये तो तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और ये कौन सा हो गया? बोलो, छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू बोलो? या मालवा प्लेट्यू। इसके पास कौन सा है? मालवा प्लेट्यू। तो ये नीचे डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। टेबल टॉप नहीं होता, जैसे कोई ऊंची हुई जमीन होती है तो उसको प्लेट्यू कहते हैं। तो ये कौन सा है बताइए? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये देखिए, तो जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो कितना पहुंच जाता है? छत्तीसगढ़ के आसपास 55 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? क्या यहाँ की एयर एक्सपेंड करेगी, हवा बढ़ेगी, और अगर गर्म हवा होगी तो ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और अगर यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा तो बताओ ये जो मेडागास्कर है यहाँ क्या होगा? यहाँ से वाटर लेडन क्लाउड्स इसकी ओर चलते हैं, इधर चलेंगे इसको भरने के लिए। भाई यहाँ कैसा जोन क्रिएट हो गया? 55 डिग्री की वजह से लो प्रेशर। तो यहाँ मेडागास्कर, अफ्रीका के बगल के इस रीजन का क्या नाम है? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर से क्या चलता है बताइए? हवा, पानी से लदे हुए बादल चलते हैं। अब कितने महीने में पहुंच जाते हैं यहाँ पर इंडिया में? 2 महीने, सिर्फ 2 महीने पहुंच गए। अब बोलो यहाँ पर ये जो आपका ये कौन सा घाट है बताइए जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स है? इस घाट को क्या कहते हो? वेस्टर्न घाट में यहाँ पर एक नीलगिरी का पास है। 2 पहाड़ के बीच में बहुत सारी जगह है, उस चीज को क्या कहते हैं? पास। जैसे मैं ऐसे बताऊं कि एक माउंटेनियस रेंज है, और माउंटेनियस रेंज के बाद बहुत दूर बाद दूसरी माउंटेनियस रेंज है, तो बीच में नहीं है कुछ, उस चीज को हम क्या कह सकते हैं? पास। नीलगिरी का दर्रा या पास, वहां से ये देखो पास मिला, तो ये यहां से माउंटेन कहाँ घुस गया? अंदर घुस गया कि नहीं? इस मानसून को अनुष्का तुम क्या कहती हो? करेक्ट। देखो ये बहुत अच्छी बात बता रही है। यहां से ये साउथ हुआ, और ये क्या है? वेस्ट। तो इस ये जो मानसून आया ये कौन सा बताइए? साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये यहाँ आते ही 1 जून को पहुंच जाएगा और सबसे ज्यादा बारिश करेगा। कहाँ बारिश करेगा? हफ्तों मुंबई में बारिश होती है, जहाँ कोलाबा, बोरीवली, मलाड, अंधेरी सब पानी से भर जाए। तो कहाँ से आया बताइए? मेडागास्कर से। संजना कहाँ से आया? क्यों आया? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया था? कम। कहाँ पे कम हो गया था? छोटा नागपुर के पठार पर या प्लेट्यू रीजन। समझ में आ गई बात? अब बोलो ये इंडिया में एंटर किस जगह से किया? नीलगिरी पास से एंटर कर गया, और एंटर करने पर ये जगह जगह बारिश करेगा, जगह जगह बारिश करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? सो इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, इट विल ब्रिंग रेन और इट विल ब्रिंग साइक्लोन। प्रेशर का में पता नहीं समुद्र में कहाँ कहाँ हवा चल रही हो, अचानक आए और घूम जाए हवा, एक तरफ से इधर से भी भरने आए इधर से भी आए। जब इस पेन को तुम इधर से भी टक्कर मारो और उधर से भी, तो घूम नहीं जाता है। तो ऐसे ही हवा एक जगह जब खाली जगह होती है तो वहाँ आंधी भी आ जाती है। उधर से कोई चीज़ आई भरने और इधर से भी आई, और वो दोनों आपस ही में घूम गए, तो उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन। समझ में आ गई बात? साइक्लोन आ सकता है। पानी के ऊपर साइक्लोन आ गया तो वॉबल्स बनने लगते हैं, जैसे पानी चलने नहीं लग गया, फिर उससे पानी उठ जाता है किनारों पे, फिर सुनामी बन जाता है। पानी में घर में ही बकेट में पानी घुमाओ तो क्या किनारे किनारे उठ नहीं जाता है? अगर उठ जाएगा तो साइड में जो बीच है वहां चला जाएगा पानी। तो कभी भी साइक्लोन क्या करेगा? इट ब्रिंग्स सुनामी। क्या रहेगा? तो अब हम देखते हैं कि हमारी इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कौन सा है? मॉनसून टाइप।
कैसा है? मानसून टाइप का मतलब है कि हमारे यहाँ डिफरेंट चेंजिंग वेदर है। कैसा कंडीशन है? चेंजिंग क्लाइमेट, जिसमें 3 सीजनल है। ये कैसा है? सीजनल। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए, सो सर हाँ सर ये जो मानसून आ रहा है हाँ, उसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, तो एडवांसिंग मानसून क्या होता है? यही है। नहीं, चलो, अब आगे की बात देखो। सो इफ, देखिए सर टेक्स्ट में लिखा है कि तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से वो तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से जो मेडागास्कर की विंड्स है ना, जो समर सीजन में तिब्बतन प्लेट्यू ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, तो ये विंड्स उस प्लेट्यू के कारण आते हैं। ये हो रहा है। कहाँ लिखा दिखा? अब मैं तुमको नेट में दिखा दूंगा। इसमें देखो, तुम्हारे पास हमारे क्लास में पढ़ा तो पढ़ाने से नहीं, इसमें दिखाओ। मैं नेट पे दिखाता हूँ। चलो, तिब्बतन प्लेट्यू माउंट एवरेस्ट के, या जो हमारी हिमालयन रेंज है उसके उस पार, हमारे इंडिया में है ही नहीं। तो क्या हिमालय के उधर से ये चीज होगी? हिमालय तक तो मानसून क्रॉस ही नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब मैं भी आपको नेट पे दिखा दूंगा, इसमें भी दिखा दूंगा, ठीक है? पूरा वीडियो दिखाऊंगा। चलो, तो बोलो इफ टेम्परेचर इज हाई, बात नहीं करो अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं। क्योंकि इफ टेम्परेचर इज हाई तो क्या होगा? बोलो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया तो क्या होगा? टू फिल दिस एम्प्टी स्पेस, टू फिल दिस लो प्रेशर जोन, the air from surrounding moves to it। और क्या क्या ले आएगी बताइए? moves to it and brings, क्या ले आएगी बताइए? रेन भी ला सकती है। और अगर ऐसा जोन कहीं बीच के पास आ गया, कोस्टल रीजन है, साइक्लोन भी आ जाएगा। उड़ीसा में आता रहता है। चलिए, अब तीसरी चीज देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड, विंड क्या होता है कि देयर आर कुछ ऐसी भी विंड्स होती हैं, ये जैसे देखो अर्थ घूम रही है, और अर्थ के घूमने की वजह से क्या होता है बताओ? यहां पर ये हॉट रीजन है, और ये कैसा है? ये कोल्ड रीजन है। ये कैसा रीजन है? तो ये अर्थ ऐसे घूम रही है। कैसे घूम रही है? तो ये सीधा जाना चाहती है। एयर को सीधा कैसे जाना चाहिए बताओ? हॉट से किधर चली जाना चाहिए? सेंटर से ऐसे चला जाना चाहिए, ठंडे से वहां ऐसे आनी चाहिए हॉट एयर को। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस अर्थ के मोमेंट की वजह से ये ऐसी एयर जाती है घूम घूम के। जाना इसको यहीं पर है, ठीक है? ठीक है, कैसी जाती है? That is due to movement of earth. There is a Coriolis force acts on it. एक तरीके का फोर्स एक्ट करता है, तो वो सीधे ना जाकर ऐसे घूम घूम के जाती है। इस विंड को जो साल भर ऐसे चलती रहती है उनको ट्रेड विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्योंकि अर्थ हमेशा ऐसे घूमती रहती है, और हमेशा इक्वेटर से पोल की तरफ तो हवा जाएगी, लेकिन अब जो चीज घूम रही है तो घूमने में तो ऐसे जाएगी ना वो। तो दिस इज द विंड विच थ्रू आउट द ईयर मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। उसको क्या कहेंगे बताइए? व्यापारिक पवनें, या फिर उसको क्या कहेंगे? ट्रेड विंड। सो सच विंड इज कॉल्ड ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड को कौन गवर्न करता है? इट इज फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। फेरल ने बताया कि ऐसे ऐसे होगा। तो अभी आएगा तुम्हारे बुक में टॉपिक, हम कवर करा देंगे। कोरियोलिस फोर्स भी कवर करा देंगे, इसी बुक का, इसी चैप्टर का टॉपिक है। चलो, तुम्हें बात समझ आ गई? तो दैट इज विंड क्या होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्या समझते हो? कि देयर इज
ऑड इवन हीटिंग, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, वाटर कम गर्म होता है और ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। जैसे जैसलमेर की ज़मीन बिल्कुल गर्म हो जाएगी और उसके बगल की जो नदी है तो वो नहीं गर्म होगी, वो ऐसी ही रहेगी। तो अनइवन हीटिंग की वजह से देयर इज ए डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएटेड, कहीं पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और कहीं पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर, और इसकी वजह से विंड चलती है। तो विंड कैसे चलती है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग। किसकी अनइवन हीटिंग? हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड जल्दी गर्म होती है और वाटर कैसा होता है, ये होता है। अब प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड। प्रेशर डिफरेंस को डिफरेंशियल प्रेशर भी कहा जाता है, इज क्रिएटेड, एंड उसकी वजह से क्या होगा, एंड विंड मूव्स। विंड कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, की लो प्रेशर जोन टू हाई प्रेशर जोन? हाई प्रेशर जोन की लो। फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। और इसके अलावा एक और भी विंड है, देयर इज सम एडिशनल विंड। वो कौन सी विंड है? ट्रेड विंड, विच मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इज ऑल्सो एनकाउंटर्ड बाई अस। वो भी हवा हमारे पास कौन सी दूसरी विंड है? सो देयर इज वन अदर विंड। वो कौन सी विंड है? व्यापारिक बाउंड। जो हमारी ओर आने वाली है, ठीक है। और एक होता है रिट्रीटिंग, जो जा रही है। बीटिंग रिट्रीट सुना? 26 जनवरी के बाद जब 29 तारीख को सारे सैनिक लौटने लगते हैं 26 जनवरी से, जो वापस जाते हैं अपने देश में, जगह जगह से आए हुए कैडेट्स होते हैं। रिट्रीट का मतलब जाना। एक होता है एडवांसिंग मानसून और एक होता है रिट्रीटिंग मानसून, जाने वाला। सही है। एंड कॉल्ड ट्रेड विंड विच इज गवर्न्ड बाई, जो किसके द्वारा गवर्न होगी? बाई कोरियोलिस फोर्स एंड फेरेल्स लॉ। कोरियोलिस फोर्स वो आगे देखेंगे जब कुछ और चीजें पढ़ेंगे। विच इज गवर्न्ड बाई कोरियोलिस फोर्स। तो तीन चीजें अभी हम लोगों ने देख ली। कौन कौन सी देख ली? टेम्परेचर को, टेम्परेचर कैसे होता है? एल्टीट्यूड से होता है, लेटीट्यूड से भी होगा। लेटीट्यूड है ये सब क्या चीज है? लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड से होगा, और कोस्टल रीजन। एटमॉस्फेयर किससे होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कहाँ पे कौन सी चीज है? टेम्परेचर की वजह से ही एटमॉस्फेयर पे काम होता है। टेम्परेचर हाई है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा? लो। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? गर्मी हो तो वायु दाब कम हो जाएगा कि नहीं? और अब आगे देखो, उसको भरने के लिए क्या चलेगी? विंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा तो विंड चलेगी। चौथी चीज देखिए, ह्यूमिडिटी क्या होती है? दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। अमाउंट ऑफ water vapor content in air is called। अच्छा, ये मुझे बताओ, जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कहीं कहीं पे तुम्हें लगता नहीं उमस ज्यादा है, तो तुमको पसीना क्यों आता है? उस समय तुम्हारी कमीज भीग क्यों जाती है? ऐसा क्यों होता है? ह्यूमिडिटी मान लीजिए ज्यादा है, तमिलनाडु चले जाओ तो वहाँ जल्दी जल्दी कपड़े गीले हो जाते हैं, मद्रास चले जाओ, बेंगलुरु से, क्यों ऐसा होता है? वो तो सब कोस्टल एरिया है। तो ऐसे में तुमको ये बात मालूम है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या चीज बढ़ाती है? दैट इज लेस ह्यूमिडिटी। ड्राई वेदर हो तो तुम्हारी बॉडी से जो स्वेट निकला है, हवा उस पानी को उड़ा ले जाएगी। अगर बाहर सूखापन है, जैसे आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पर कमीज गीली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप कहीं आसपास बीकानेर सब चले जाओ, सब जगह कैसा है? सैंड है। तो सैंड पानी एब्जॉर्ब करती है, यहाँ कहीं ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमिडिटी। तो इसलिए, और जबकि वहाँ चले जाइए तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलेगा, लेकिन क्या वो वेपराइज हो पाएगा? क्योंकि बाहर पहले से 80% 90% ह्यूमिडिटी है। तो ऐसे कोस्टल रीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और जो
the region which is away from sea, there the humidity is less. सही है? कोस्टल रीजन के पास क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, और जो रीजन दूर होगा सी से तो वहां कैसा होगा? लेस ह्यूमिडिटी. बोलो बात समझ आ गई? सो नियर कोस्टल रीजन ह्यूमिडिटी इज मोर का मतलब क्या होगा? मोर देन 80% होगी. एंड इन रीजन अवे फ्रॉम सी, अगर अवे फ्रॉम सी है रोहित, तो ह्यूमिडिटी कैसी होगी? लेस होगी. ये लेस देन 50%. इस तरीके से वेरिएशन होता है. अब देखो, नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन. देखिए, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ रेन पर ईयर. इस चीज को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. तो हमारे इंडिया में एक जैसी रेन नहीं है, कहीं पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है और कहीं पर. सो अमाउंट ऑफ रेन पर ईयर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. देख लो, 3 तरीके की चीजें होती है वाटर साइकिल में. ये जो पानी उड़ रहा है इसको क्या कहेंगे? वेपराइजेशन. और वेपराइजेशन के बाद क्या होगा? वेपराइजेशन के बाद ये बादल बन गए, तो ये हो गया कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन के बाद ये लैंड की तरफ आए, क्योंकि लैंड ब्रिज तो चल ही रही है, ये सी ब्रिज चल रही, इसी से जो आ रही है, फिर उसने यहाँ बारिश की, इसे क्या कहेंगे? दैट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश. प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है उसके बारे में अभी देखेंगे. प्रेसिपिटेशन इंडिया में 0 से 400 सेंटीमीटर तक होता है. अलग अलग जगहों पे कितने से कितने तक होता है? 0 से लेकर, उसका भी हम लोग मैप देखेंगे, ये आगे बनाया गया है. द डिफरेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन इज देयर इन इंडिया. कौन कौन सा है? सो इन इंडिया प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, इन इंडिया एनुअल रेनफॉल कहां से कहां तक वेरी करती है? फॉल वेरी फ्रॉम 0 सेंटीमीटर से कितने तक? टू 400 सेंटीमीटर. अब जरा देखें, ये 5 फैक्टर हम लोगों ने देख लिए. तो जो डेजर्ट वाले रीजन है वहां पर प्रेसिपिटेशन कैसा होगा बताओ? ये देखो, ये बात तुमको पता चल गई कि इंडिया में, बोलो साची, मानसून कहां से आ रहे हैं? बताइए, इंडिया में मानसून कहां से आ रहा है? बताइए. बता नहीं दिया. यहां से आ रहा है. इस मानसून को क्या कहेंगे? मेडागास्कर से आ रहा है. क्यों? क्योंकि ये रीजन है साउथ, और ये कौन सा है? तो ये मानसून का क्या नाम पड़ गया? दैट इज साउथ वेस्ट मानसून. चलो, साउथ वेस्ट मानसून ये भारत में कब पहुंचता है? 1 जून. 1 जून को यहाँ पहुंच जाएगा. सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? मुंबई तट पर. केरल में तो पहुंचेगा, और कहाँ पहुंचेगा? ये महाराष्ट्र में भी सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? मुंबई तट पे पहुंचेगा. और वहां पर ये जो इसको लोग जो यहाँ इंडियन लोग हैं, अगर यही मानसून आगे चल के बोलो किससे टकराएगा? हिमालयन की बहुत बड़ी बड़ी रेंज है, और अगर ये वहां से टकराए और टकराने के बाद जब ये लौटे तो वो मानसून कैसा होगा? क्या लौटता हुआ मानसून? अभी एडवांसिंग वहां से आएगा. तो इस देखो, अगर मैं देखूं तो ये उसको कहेंगे कि अब उत्तर पूर्व से आ रहा है. कहां से आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट.
सही है। इसको कहेंगे रिट्रीटिंग और इसको क्या कहेंगे? एडवांसिंग मॉनसून। ये जो एडवांसिंग मॉनसून है साची, ये कहां से आ रहा है? बताइए करो। मेडागास्कर कहां से आया था? वो तो ये है मेडागास्कर। कहां से आ रहा था बताओ? ये यहीं से आया था कि नहीं? देखो इधर आता हुआ दिख रहा है, यही चीज आ रही। अच्छा, ये पहाड़ों से टकरा जाए, तिब्बत में नहीं जाता है, वहां तो जा ही नहीं पाता, यहीं से लौट आएगा। तिब्बत बिल्कुल उनका वो एरिया 60,000 लोग है, सबसे बड़ा रीजन है, वहाँ पानी ही नहीं है, तो पूरे तिब्बत में 60,000 लोग हैं, इसीलिए आसानी से चीन ने उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि है ही नहीं, वहाँ कोई रहता ही नहीं। पानी जहाँ ना हो, पानी हंस जाए नहीं पता। अब जरा देखो उसको क्या कहोगी? नॉर्थ, बोलो, नॉर्थ ईस्ट मानसून, या इसे कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व आप लोग जानते हो, उत्तर पूर्व मानसून। और इसे क्या कहेंगे बोलो? दक्षिण पश्चिम मानसून। कैसा? इसको जो इंडियन लोग हैं इसको कहते हैं, पश्चिम वर्ड आ रहा है, कैसा वर्ड आ रहा है? पश्चिम। तो इसलिए इसको कहते हैं पछुआ पवने। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं पूर्व से आ रहा है, तो इसको कहते हैं पूर्वाई। अगर तुम गांव वालों से पूछो कि बोलो पूर्वाई बह रही है कि पछुआ पवने, तो वो गाना बना देते हैं कि पवन पुरवैया चली चली रे पुरवैया। अरे अरे, तो पुरवैया चल रही है, कहेंगे अरे हिमालय से, उनको मालूम है पुरवैया है, और ये पछुआ पवने आ रे प्रियतम का संदेश ला रे, गाना बना देते। तो आप समझिए, दे नो फ्रॉम विच डायरेक्शन मानसून इज कमिंग, एंड ऑन दैट नॉट ओनली सिंगल और टू सॉन्ग्स, hundreds of songs are created in our Bollywood movies. तो पछुआ पवनों पे भी खूब गाने बने हैं और पुरवाई पे भी खूब गाने बने। अमोल पालेकर का पुरवाई पे गाना बहुत फेमस हुआ। चलिए अब हम लोग देखें, जो यहाँ से मानसून आता है, तो यहाँ ये कौन से पहाड़ है बताइए? मालाबार हिल से। ये कौन से हिल है? मालाबार हिल। और मालाबार हिल के बाद ये नीलगिरी हिल है। कौन सी? किससे जुड़ गई? नीलगिरी। और उसके ऊपर चले जाओ तो कोंकण। कौन सी? कोंकण रीजन में यही गोवा है। अगर तुमको कोंकण रेलवे चले गए, यहाँ से गुजर गए, तुम्हारा 500 रुपए का मजा वसूल। इतना सुंदर है, यही इसी में ना टनल ही टनल है, टनल ही टनल, टनल टनल चलेगा, फिर अचानक पानी आ जाएगी। इट इज सो थ्रिलिंग। अगर वहां तुमको जाना है गोवा के आसपास, कोंकण रेलवे का मजा करना। अब ये मानसून इधर आया, इसने बंबई में झमाझम बारिश की। अच्छा बताओ, यहाँ पर अगर उसने बॉम्बे के इधर बारिश कर दी, खूब बारिश की, टकरा कर बारिश की, इसको क्या कहेंगे? जो इसके उधर वहां पर पुणे और नासिक, ये ली वर्ड रीजन है, तो सब जानते हैं ली वर्ड रीजन। या फिर और क्या कहेंगे बोलो? ये विंड वर्ड रीजन। इसे क्या कहेंगे? जिधर पानी बरस रहा है उसे क्या कहेंगे बोलो? जिधर पानी बरस रहा है उस रीजन को क्या कहा जा रहा है? ये देखिए, ये इस रीजन को कहेंगे विंड वर्ड, और इस रीजन को क्या कहेंगे बताइए? ली वर्ड रीजन। इसे क्या कहेंगे? आपका मन करे तो इसको ये भी कह सकते हैं कि रेन शेडो एरिया। हिंदी में सबको मालूम है वृष्टि छाया क्षेत्र, इंग्लिश में भी जाना। इसको क्या कहते हैं बताओ? रेन शैडो एरिया। और इसको क्या कहेंगे बताइए? वृष्टि, जहां वृष्टि पहुंच नहीं पाती है लेकिन उसकी क्या पहुंचेगी? छाया, वृष्टि की छाया पहुंचेगी। अब ये देखो, यहां पर इधर की बात कर रहा हूं, देखो इधर से आया, कौन सा मानसून आया रोहित बताओ? दैट इज साउथ वेस्ट मानसून। ये सबसे पहले बंबई में आया, और बंबई में इसने खूब बारिश किया, बारिश हुई। तो बोलो वहां पहुंच पाएगी? वहां नासिक के किसान और पुणे के किसान और भी बहुत सारे एरिया, वहां बारिश कभी नहीं पहुंच पाती। और तुम देखोगे कि जुलाई से ही वहां आत्महत्या शुरू हो जाती है। हर साल 200 किसान आत्महत्या करते हैं। तो वृष्टि शायद क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पा रहा पानी। और यहाँ मालाबार हिल में इतना एरिया, इतना रिच एरिया है, इतना एरिया 10-10 करोड़ का बिक रहा है, और सब हीरो हीरोइन रहते हैं। हम जैसे आप जैसे वहाँ पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे गार्ड है, टिवेरा वाले गाड़ी पहुंच ही नहीं सकते, जिसकी गाड़ी होगी करीब 20-25 करोड़ की, वो गाड़ी उस सड़क पे एंट्री।
मालाबार हिल्स में, ये मतलब यहाँ सितारे लोग रहते हैं, फिल्मी स्टार। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दिस इज, अब ये बताओ ये मानसून कहाँ से आगे चलेगा? दो चीज तुमको समझ में आ गई। तो एक मैंने आपको बताया दैट इज प्रेसिपिटेशन कहीं कम है। बोलो राजस्थान में स्कैंटी रेनफॉल है, अविश की एबंडेंस रेनफॉल है। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया कि जोधपुर में, अब हम इस चीज को देखें अविश ने ऐसा क्यों कहा होगा। ये बहुत बड़ी बात अविश ने कही। ये देखो, ये कम रेनफॉल, तो यहां पर इन्होंने बताया कि सर ये कोंकण और मालाबार के बीच में ये जो यहां से आई कौन सी एयर आई, दैट इज वाटर लेडन, पानी से भरे हुए बादल है। और इन्होंने किससे पार किया? यहां से पार किया। और भी जगह जाएंगे। यहां पर ये कौन सी हिल्स है बताओ जरा, नाम बताओ इसका। करेक्ट, अरावली। अरावली हिल्स, ये जो बादल आया इसके इधर है पानी, और इधर क्या बोलो? जोधपुर। जिस जो गया होगा उदयपुर उसने देखा होगा अरावली हिल्स, खूब सारी दिखती है, खूब सारी। उदयपुर गया हो या कभी तुम माउंट आबू गए तो बहुत पहाड़ है पूरा अरावली। तो जब तुम यहाँ किसी सब्जी वाले के पास देखोगे वो लिखेगा कि पाली की हरी सब्जियां यहाँ मिलती, हर दुकान में यही लिखा। क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो मानसून यहाँ आ रहा है ये अरावली हिल के इधर झमाझम बारिश करते हैं। कहाँ पर? जब तुम कभी भी, सिर्फ यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, और तुमको अगर चाहिए कि पाली का कौन यहाँ पर विधायक रहता है, तो पाली का विधायक KB1 के बगल में रहता है PP चौधरी, उससे मिल लो और उससे पूछ लो। PP चौधरी यहीं रहता है, उसके सामने एक स्टैंड गंदी आदमी खड़ा है तो पाली का ही है। और या तुम खुद ही 2 घंटे चले जाओ, तुम वहाँ की हरियाली देख के जल भून जाओगे, कहोगे ये देखो यहाँ साल में 50 बारिश, और जोधपुर मुश्किल से 8 बारिश देख पाता। तो इसलिए जो भी ये है, ये भी हमारा जोधपुर कैसा है बताओ? लीवर्ड रीजन है कि विंडवर्ड रीजन? इट इज लीवर्ड। और ये कैसा है? विंडवर्ड। तो वहां बारिश नहीं होती है। बोलो बात समझ आ गई? अरावली हिल्स की वजह से। तो इसलिए अरावली हिल्स ने पूरे राजस्थान में बारिश रोक रखी है, सिर्फ जोधपुर ही नहीं। जोधपुर तो बिल्कुल इमीडिएट है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसके पहले वसुंधरा राजे सरकार ने 84 में यहाँ एयरफोर्स के पास 3 पेड़ थे, बबूल और कीकर के। जो पुराने JW वारंट अफसर है उनसे पूछो, वसुंधरा राजे सरकार ने सब जगह नीम लगा दी। अब तुम कहीं भी देखोगे नीम है। इतना प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि वो जो बादल हल्के हल्के आते हैं उनमें नीचे से ये प्रेसिपिटेशन डाल रहा है भाई। इनसे ट्रांसपीरेशन होता है, पेड़ों से क्या निकलता है? पानी निकलता है। वो वेपर जाके उसको इतना वजन कर देती है कि वो बरसा देते हैं, इसीलिए 8 बारिश हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि ट्रीज ब्रिंग रेन। अगर ट्री गलती से भी फॉरेस्ट के ऊपर से गुजर जाए, बिना बारिश किए नहीं जा सकता। चाहे उसमें, चाहे वो काले मेघा हो या ना हो, सफेद मेघा हो, काले होगा तब तो पानी होगा ही। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा तो पानी देगा ही देगा। लेकिन अगर वो लेस डेंस क्लाउड है और तो भी अगर वो फॉरेस्ट से गुजर गया, तो हम ये क्यों कहते हैं कि फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेन? क्योंकि फॉरेस्ट डज प्रेसिपिटेशन एंड दैट एड्स टू वाटर कंटेंट इन द क्लाउड, इट बिकम्स हेवियर एंड इमीडिएटली रेन ओवर फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा बारिश किसके ऊपर होती है? फॉरेस्ट के ऊपर ही तो होती है। बोलो बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है कि यहां पर 3 पहाड़ हैं। कौन से पहाड़ है बताओ? 3 पहाड़, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है और एक पहाड़ी है। यहां पर भी ये मानसून ऐसे चला जाता है, कुछ यहां से भी आ रहा है। खारो, जैंतिया और खासी, ये तीनों पहाड़ों से ये क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बताइए? दैट इज मौसिन राम। कौन सा है? मौसिन रामा। तुम गलती से खिड़की खोल दिए तो तुम्हारे पानी का पतीला भर जाएगा, बारिश तुम्हारे बिस्तर पे हो जाएगी। इतने बादल भरे हुए हैं, यहाँ बादल घुस जाते हैं। कौन कौन सी पहाड़ बताइए? खारो, जैंतिया और खासी। सो दिस इज द हिली रीजन, और इसे क्या कहेंगे? मौसिन राम।
मोहसिन राम ऐसा रीजन है जिसमें विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इतनी बारिश कहीं नहीं जितनी मोहसिन राम में अकेले होती है। यहाँ पर जोधपुर वाले रीजन में 0 to 20 सेंटीमीटर, यानी अगर एक पतीला बाहर रख दो तो 20 सेंटीमीटर मुश्किल से भरेगा, यहाँ रख दो तो 400 सेंटीमीटर। चेरापूंजी नंबर 1 था, थोड़ा सा क्लाइमेटिक चेंज हुआ 20 साल पहले, वो धीरे धीरे बदलते बदलते उसका कौन सा एरिया हो गया, मोहसिन राम। ठीक है, पहले चेरापूंजी नंबर 1 था और अब कौन सा नंबर 1 हो गया, मोहसिन राम। बोलो बात समझ आ गई? तो क्या लिखा जाए कि इन इंडिया एनुअल रेनफॉल वेरी फ्रॉम 0 to, सो लिखो इन डेजर्ट एरिया there is scanty rainfall while in नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में इतने घने जंगल हैं कि वहां हाथियों का झुंड घूमा करता है। नॉर्थ ईस्ट को हमारे यहाँ का जो है बास्केट ऑफ गार्डन भी कहा जा सकता है, इतना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट। बाकी आपको जो देखना हो तो आपकी बुक में ये दिखाया जा रहा है, ये सबसे ब्लैक एरिया। और केरल तो मैंने बता दिया, यहाँ तो इतनी बारिश पहले ही हफ्ते, पहले जून को ही हो जाती है सबसे ज्यादा बारिश, 1 जून को जाता, हफ्ते भर में इतना बरसा देता है कि 300 पार। समझे? ये रीजन दैट इज कौन सा कोस्टल रीजन है बताओ, पश्चिमी घाट, दैट इज वेस्टर्न कोस्ट, और नॉर्थ ईस्ट ब्लैक है कि नहीं। और सबसे हल्का कौन सा है, जहाँ स्कैंटी रेन, अरावली के उधर वाला, वो सब रोहित ने बता दिया। इन नॉर्थ ईस्ट देयर इज अबंडेंस रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल। आगे की बात करो। नाउ चलिए अब आगे की बात करते हैं। इंडियन क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? Now, Indian climate is मॉनसून टाइप। मॉनसून टाइप वर्ड कहां से आया है? मौसिम। ये अरेबिक वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स सीजन। मौसिम का क्या मतलब होता है? सीजन, जो बदले उसे मौसम कहते हैं। सो एंड इट रिफर्स, इसका मतलब क्या है? इट रिफर्स टू complete reversal of monsoon, complete reversal of monsoon within a finite period of time. चेक करो, कहने का मतलब है कि ये, तो मैं अभी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ देखो मैंने वर्मा और दूसरे बना दिए। अगर तुम्हें सिर्फ इंडिया चाहिए तो फिर इंडिया ऐसा है, लेकिन हमें इंडिया से मतलब नहीं, क्योंकि मानसून कोई सरहदों को तो देखता नहीं है। अच्छा, इसके इधर क्या है? पाकिस्तान। और इसके इधर क्या है? ये बात समझ आ गई? तो ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, एंड दिस इज पाकिस्तान। और ये बोलो, ये जो हिमालय है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है बताओ? ये देखो, ये हिमालय पूरा फैला हुआ है। हिमालय अफगानिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियों तक गया है। हिंदू कुश की पहाड़ियां जो होती हैं तालिबानियों और आईएस के आतंकवादियों का गढ़ है। तो कहाँ है, कहाँ तक गया बोलो? ये हिमालय अफगानिस्तान के कहाँ तक गया है? हिंदू कुश।
और हिंदू कुश के बाद क्या शुरू होता है बोलो? हिंदू कुश के बाद फिर यहाँ एक बहुत टॉप रीजन, उसको क्या कहते हैं? पामीर का पठार या पामीर प्लेट्यू। इसका क्या नाम है? पामीर प्लेट्यू। इसके आगे मानसून नहीं बढ़ पाता, तो इस प्लेट्यू का क्या नाम है? पामीर प्लेट्यू। अब देखो, अच्छा तुमको ये बात पता चल गई है कि यहाँ से मानसून आता है और यहाँ के वेस्टर्न घाट में किसके पास पास है? उस पास का क्या नाम है? नीलगिरी पास। यहाँ पर ये कब आता है बताइए? 1 जून को आ जाएगा। अब 1 जून के बाद क्या करेगा? 1 जून को बारिश करने के बाद, जरा भी तुम अपने बुक का डायग्राम निकालो, तो जो एडवांसिंग मानसून है, ये देखिए ये वाला पेज है, पेज नंबर 32 निकालो, नहीं तो मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, जिसके पास बुक नहीं है इसमें देखिए। ये देखो, हाँ? कल नहीं। अब देखो, नाउ चलिए, अब ये देखिए एडवांसिंग मानसून, बात नहीं करो। तो यहां पर दिखाया गया है कि सबसे पहले मानसून कहां पर पहुंचता है? देखो, सबसे पहले 1 जून में कहां पहुंचेगा? ये देखो, फर्स्ट जून को सबसे पहले कहां पहुंचा बताओ? तिरुवनंतपुरम यहां से गया, यहां तक 1 जून को इसने बारिश कर दी सबसे पहले। अब बताओ गर्म कब पड़ा था? आप ये समझिए 15 अप्रैल से 30 मई तक गर्म पड़ा था। 1 महीने में मेडागास्कर से मानसून चल के आ गया। लो प्रेशर जानते हो जब लू कब चलती है? अप्रैल मई में चलने लगती है। अब मई में वहाँ 55 डिग्री सेल्सियस, छोटा नागपुर या मालवा प्लेट्यू, ये वो सब एक ही एरिया है, तो वहाँ पर क्या वो गर्मी पड़ी? इस एरिया में गर्मी पड़ती है, ये यहाँ पे प्लेट्यू है, यहाँ गर्मी पड़ती है। अब उसके बाद जब ये चला तो 1 जून को तिरुवनंतपुरम पहुँच गया, ठीक है, ये केरला का हिस्सा है, और वो सब पहुँच गया। अब आगे देखो 5 जून कहाँ पहुँचा? 5 जून कर्नाटक पहुँच गया, तो और आगे बढ़ा, नीलगिरी से बढ़ रहा है, यहाँ इसके आगे तो पहुँच ही नहीं पाया। देख लो, बात समझो, मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि बंबई से आगे क्यों नहीं चला गया, वहां तो 1 जून को पहुंच ही गया। अरे बंबई पहुंचने से क्या होता? क्या वो पहाड़ियों को वो पार कर पाया? क्या वो कोंकण को पार कर पाया कि मालाबार हिल्स को पार कर पाया कि नीलगिरी को? किसी को नहीं कर पाया। यहाँ जो छोटा सा एक स्पेस था, यहाँ पर एक विंडो था नीलगिरी पास, वहीं तो गया। अब वहां से ऐसे बढ़ रहा। अब कैसे बढ़ रहा? भाई एक बार एंटर कर ले, तो अब एंटर कर गई तो बढ़ेगा, वो और नीचे हो गई, यहाँ पे होगा, तब यहीं से आगे बढ़ा। बोलो बात समझ आ गई? तो अब एंटर किया 1 जून के, बोलो बात 5 जून को कहाँ पहुंचा? ये कर्नाटक चला गया। ये एडवांसिंग मानसून है। 5 जून के बाद अब बोलो इसमें कौन सा एरिया है? 5 जून तक उड़ीसा को भी टच कर गया, आंध्रा तेलंगाना सब पहुंच चुका है। 5 जून के आगे देखिए, यहां तक पूरी बेल्ट, यानी उधर का तो छोड़ दो, वो बहुत छोटा सा रीजन, उसको हम नहीं काउंट करते। इंडिया में पहुंचना चाहिए ना, तो इंडिया में इस रीजन पर कब पहुंच गया बताओ? और आगे बढ़ा 10 को पहुंच गया, 10 को भी पहुंच गया। यही मानसून वहां से आता था, इधर से भी चल सकता, इधर से भी आ सकता, ठीक है।
लेकिन इधर आएगा तो इधर नहीं आएगा, वो फिर आगे निकल जाएगा। सही है। अब देखो 10 जून तक कहां तक पहुंच गया बताओ? क्या वो पश्चिम बंगाल के किसी एरिया में पहुंच गया? तो हाँ, वो कोलकाता में भी बारिश कर रहा है, भुवनेश्वर में भी बारिश कर रहा है, और कुछ एरिया एमपी का भी कवर कर रहा है। एमपी का कर रहा है कि नहीं वो तो मैप में देखने से पता चलेगा। महाराष्ट्र कर रहा है। और आगे देखिए 1 जून का मानसून की स्थिति देखी, जो 1 जून को चला था, यहाँ 1 जून क्यों लिखा है? क्योंकि वही जो 1 जून को आया था वो सीधा कहां पहुंचे? सीधा देखो, यही तो मैंने एक इधर से भी देखा ना, सीधा यहाँ थोड़ी आएगा, वो कहां चला जाएगा? तो वो ऊपर चला गया। ये देखो, ये 1 जून चला गया, बे ऑफ बंगाल चला गया, लेकिन हमारे जो माउंटेन, यहाँ भी माउंटेन है, तो दैट इज इधर पर ये चला गया, यहाँ हिमालय यहाँ तक रेंज है तो वहां चला गया। फिर 5 जून, तो 5 जून वाली बेल्ट, फिर और जो 5 जून वाली, जब ये यहाँ पहुंचा तब तक इसके पीछे से जो दूसरा था वो इधर आ गया। ठीक है, सो दैट इज 5 जून। अब हम और आगे देखें, 10 जून के बाद देखो, तुम्हें क्या लगता है कि जोधपुर में कब पहुंचेगा? अभी और आगे की बात आ गई। 15 जून को ये गुजरात में भी पहुंच चुका है, यूपी में भी पहुंच चुका है। 1 जून को एंटर किया था, 15 दिन के अंदर ये कहां पहुंच गया? यूपी में पहुंच गया कि नहीं? देखो, अच्छा 15 जून तक ये 10 जून वाली लाइन ये है, 10 जून से धीरे धीरे चलते चलते 15 जून तक यहाँ पहुंचा, पटना में पहुंच चुका है। 15 जून को जब तुम सुनोगे पटना में बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी, भागलपुर डूब गया और ये डूब गया, वो गया। कोसी गंडक को पटना का शाप कहा जाता है, वहां नदी में बाढ़ आती है। सही है, लो लाइंग एरिया है। अब 15 जून के बाद क्या हुआ? सर कभी-कभी बिना बारिश के भी बाढ़ आती है। वो तो अलग बात है, अब उसका देखेंगे। 15 जून के बाद कहां पहुंच गया? 1 जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई तक ये सबको क्रॉस करते हुए कहां पहुंच गया बताइए? दैट इज जयपुर तक। लेकिन तब तक इसकी जो वाटर लेडिंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, इसने अपना बहुत सारा प्रेसिपिटेशन रास्ते में ही गंवा दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब राजस्थान को देने के लिए इसके पास से बहुत थोड़ा पानी बचा है, इसलिए यहाँ 0 to 20 सेंटीमीटर या स्कैंटी रेनफॉल है, आंशिक बार, और यहाँ सबसे ज्यादा कर रहा था। वो तो बात समझ आ गई। जो डायरेक्ट आएगा वो सी से लेगा और जमीन पे आने भी गिराएगा। सी पे थोड़ी, सी पे तो खूब आ रहा है, प्रेसिपिटेशन बढ़ता चला जा रहा है, जमीन पे नहीं मिलता प्रेसिपिटेशन। अच्छा अब बताओ भारत को ये कब छोड़ देगा? 15 जुलाई को ये मानसून विदा ले लेता है कि अब हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, यहाँ से चला गया, पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में 15 जुलाई पूरा, ये समझो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरा पाकिस्तान पार कर लेगा, और 30 के बाद 15 अगस्त तक हिंदू कुश पहुंच जाएगा, वहां पर पामीर के पठार से टकराएगा। पामीर प्लेट्यू है, वहां से टकरा के लौटेगा। तो वो जो लौटेगा उसको रिट्रीटिंग मानसून कहेंगे। क्या कहेंगे? वहां से जब ये लौटेगा तो हो सकता है थोड़ी बारिश करे, पहाड़ों पे बारिश कर देगा, लौटेगा, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ये भी रिट्रीटिंग ही तो है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो मानसून हमसे 15 जुलाई को विदा ले चुका था, वहां देखो कब विदा लिया, 15 जुलाई को छोड़ के चला गया ना इंडिया। अब वो कब लौटेगा? 2 महीने बाद, 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 15 सितंबर। ये तुमको क्या लगता है बताओ? ये जो मानसून यहां से इधर गया, यहां से लौटा, वो क्या करेगा? यहां पे चला गया, यहां टकराया, और टकराने के बाद जब लौटेगा तो क्या होगा? तुमको लगता है कि क्या वो इधर से लौटेगा? वो इधर से लौटना शुरू कर देता है। किधर से? समुद्री रास्ते से। सही है। और समुद्री रास्ते से लौटते लौटते जब ये लौटेगा तो तमिलनाडु में ये कब पहुंच जाएगा? अभी तुमको बताया, ये आखिरी लाइन कब की थी बताओ? आखिरी लाइन का नाम बताओ। 15 जुलाई। लास्ट डेट कब थी? 15 जुलाई। और जब वापस आएगा तो कब वापस आएगा? जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 15। अच्छा 15 सितंबर से यहाँ लौट गया। लौटने के बाद यहाँ पर अब ये मौसम शुरू हो गया है। अभी तुम 15 नवंबर तक का इंतजार करो और देखो 100 पेड़ चेन्नई में गिरे तो इतने आदमी मरे, उतने, ये हाहाकार मचा देगा। इतनी ये यहाँ से पानी उठा रहा है। कहाँ से उठा रहा है? बे ऑफ बंगाल से।
अब बे ऑफ बंगाल से पहली बात तो जब सब गिरा दिया पानी बचा ही नहीं उसके पास, फिर से समुद्र से जाए तो ही तो कुछ पानी हो, यहाँ लौटेगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, पानी ही नहीं है तो बादल के लौटने से क्या हो गया, लौटता हुआ बादल सफेद, जाता हुआ बादल काला। जब तुम देखोगे जून का बादल काला और सितंबर का बादल यानी अक्टूबर का बादल सफेद, उसमें कहाँ पानी बचा है? अभी देख लेना बादल कल सुबह, कुछ है उसमें पानी क्या? लेकिन जो यहाँ का होगा वो क्या करेगा बताइए, दैट इट विल मेक ए केओस, बिल्कुल तबाही मचा देगा। कब बचा देगा? दिसंबर में। बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब तुम मुझे बताओ मैंगो शावर किसे कहते हैं? बोल नहीं, इनकी बात सुनो। ये कह रही जो यहाँ पानी आया उसने यहाँ के सब आम गिरा दिए, ठीक है, पहाड़ी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम। कौन कौन से आम गिरा है? सबसे पहले यही 3 आम तो खाते हो, दशहरी पहले नहीं आते हैं बाजार में, सबसे पहले कौन सा आता है? तो कोई कहते हैं ये पहाड़ी आम आया कर्नाटक से, लो चौसा खाओ, तमिलनाडु का खाओ, लंगड़ा खाओ, लो ऐसा 3 ही तो, और कौन से आम है? चौथा तुम बताओगे, हम तो 3 ही आम खाते हैं। ये सब दैट इज ड्यू टू अर्ली रेन इन कर्नाटका। In Karnataka, Tamil Nadu, the mango fall from tree and early ripening of mangoes is called mango shower. बोलो बात समझ में आ गई कि मैंगो शावर क्या होता है? अब हम इन सब चीजों को जो मानसून के अलग अलग चक्र हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। सर आप एक बार वो तिब्बतन प्लेट्यू। सो चलो, which portion of India got heated up and brings monsoon? इंडो-गंगेटिक प्लेन। इंडो-गंगेटिक प्लेन है। अब अभी मैं इसको प्लेट्यू में भी करके पूछूंगा तो बता देगा, ठीक है। जो इंडिया गंगेटिक प्लेन देखो कौन सा है, देखो इसको पढ़ो, प्री मानसून सीजन। अभी मैं इसको दूसरी तरीके से करूंगा, विच प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तब तुम्हें प्लेट्यू के नाम से बता देगा। प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यू को अब हम देखेंगे क्या कहां से कहां तक है। ये बड़ा प्लेट्यू होगा। तिब्बतन ऑल प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। अब देखो कुछ चीजें आप देखो तो पता चलेगी। ये देखो इसमें क्या दिखाया गया है, ये मालवा प्लेट्यू है ऊपर में, ठीक है, मारवाड़ प्लेट्यू, और इसको क्या कह रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और कुछ देखें तो पता देखो यहां तक तुमको समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे ये इंडिया के प्लेट्यू है, अब हम देखेंगे तिब्बतन प्लेट्यू है कहां, तो कुछ पता चलेगा। इंडिया में तो तिब्बतन प्लेट्यू नहीं दिखा रहा। लोकेशन ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू इन वर्ल्ड में, ये तो इधर दिखा रहा। चलो देखो तिब्बतन प्लेट्यू आप देख रहे हैं, ये हिमालय के उस साइड है। अब इस चीज को और समझें, इतना तो तुम्हें समझ आ गया ना तिब्बतन प्लेट्यू कहां पे है। Is Tibetan plateau responsible for bringing monsoon? देखो इसमें तो यही कह रहा है, बाकी अब ये ला रहा है कैसे ला रहा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं, इसको हम देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे अब माउंटेन के उधर होते हुए भी ये कैसे ला रहा है।
क्या हो सकता है ये हॉट हो जा रहा हो, ले आ रहा हो, लेकिन रेन तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पे चलते हैं, अब गर्मी तो बड़े रीजन में हो सकती है। तो अभी तक तो बुक में लिखा है तो हमने दिखाओ, नहीं तो मुझे लगता है कि हमने छोटा नागपुर, या मैं इसमें अभी पढ़ूंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जैसा भी इसमें तो यही कह रहा है, यस तिब्बतन प्लेट्यू रिस्पॉन्सिबल, सही है। सर बात ये जो प्लेट्यू इधर माउंटेन्स के कारण बारिश नहीं गिरती, पर वो जब गर्म हो जाता है, मुझे लग रहा है यही बात कि वहाँ की गर्मी तो प्रभावित करती है, लेकिन हाँ। बादल नीचे चलते हैं तो वो उसको पार नहीं कर पाते होंगे, मुझे यही लग रहा है। बस वो विंड जनरेट करती है, विंड जनरेट करती, लो प्रेशर जोन वहाँ क्रिएट हो जाता होगा और उसकी वजह से ये आता होगा, लेकिन ये 1 किलोमीटर हाइट से ऊपर नहीं जाता बादल। अब वो तो 8 किलोमीटर है, माउंट एवरेस्ट कितना है 8 किलोमीटर, तो इसीलिए बारिश यहीं कर देते हैं, वो लोग लाते होंगे बारिश, लेकिन बारिश यहाँ हो वो जाती बस है, यही हो जाता है। बारिश लाती है पर उधर बारिश नहीं होती। बिल्कुल ये सही लग रहा है मुझे, और भी मैं इस पर पढ़ूंगा, नई चीज पता चली है। चलो अब आगे देखो, नाउ सबसे पहले लेट अस सी द साइकिल ऑफ मॉनसून। ओके, सो that is total all the season। जो हमारे इंडिया में हमने कहा कि हमारा मानसून टाइप सीजन है, तो कुल कितने सीजन होते होंगे, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सीजन, ये भी हमें देखना चाहिए। सो देयर आर, ठीक है, इंडियाज क्लाइमेट, देखो इंडियाज क्लाइमेट इज क्लासिफाइड एज, क्या क्लासिफाई किया गया है, फाइड एज ट्रॉपिकल, और दूसरा कौन है, एंड सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इंडिया है तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है, यहां से ऐसे चली जाती है, तो इसके नीचे क्या है, अगर देखें तो ये इक्वेटर से ऊपर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये ट्रॉपिकल रीजन है, और इसके ऊपर कौन सा रीजन है, ये कैसा है बताओ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो तुम्हें ग्लोब का भी बनाया था डायग्राम, उसके ठीक ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो ये कैसा रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा हो गया बताइए, पार्शियली ट्रॉपिकल एंड पार्शियली, यहाँ नीचे गर्म और यहाँ पर श्रीनगर चले जाओ या ऊपर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, शिमला चले जाओ, चंडीगढ़, सब कैसा ठंडा, तो इट इज बोथ। चलिए अब आगे देखिए, ओके, ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून, सारी चीजें बता, मानसून के बारे में हम ये लिखेंगे कि 100 से 120 डेज तक का इसका पीरियड होता है। द पीरियड ऑफ मॉनसून क्या है, पीरियड ऑफ मॉनसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज। कभी कभी कहते हैं कि लेस मानसून आया और कभी कहते हैं ज्यादा मानसून आया, ये किस वजह से होता होगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज्यादा मानसून आएगा, और कम गर्मी पड़ेगी तो कम मानसून आएगा, ऐसी बात। चलिए वॉल्केनो का अलग से, वॉल्केनो का इसमें नहीं है। नाउ अब देखिए, द मानसून अराइव्स इन इंडियन पेनिनसुला एट फर्स्ट वीक ऑफ जून, दैट इज एडवांसिंग ऑफ मानसून। जो अलग अलग लेयर है टेक्टोनिक प्लेट से, कभी कभी क्या होती है, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। टोटल कितनी टेक्टोनिक प्लेट है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, तो ऐसे में जब ये इसके ऊपर चढ़ जाती है तो कहीं कहीं पर टेक्टोनिक प्लेट चढ़ भी जाती है, तो ये पोर्शन वीक होता है, ये पोर्शन वीक होता है। चढ़ने उतरने से कई बार अर्थक्वेक भी आते हैं, और कई बार ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ऐसे एक दूसरे के चढ़ने पर जहां फोल्ड क्रिएट होते हैं, कहीं फोल्ड भी क्रिएट होता है, प्रेशर डालती हैं, तो ये वीक हो जाता है। और इसके नीचे कौन कौन से बोलो, निकिल और आयरन, ये मोल्टन स्टेट में है, तो उनसे जो भी गैस या मोल्टन स्टेट में वो बहुत प्रेशर डाल रही है, तो वहीं से वो फट जाते हैं।
तो जहां पर कहीं भी फोल्ड होगा टेक्टोनिक प्लेट का, वहां तो वॉल्केनो है। यही तो बात है। ये भी हमारा एक चैप्टर है इसी बुक में, तुम्हारी ही बुक में तो है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आगे देखो, अराइविंग ऑफ मॉनसून कब होता है? अराइविंग ऑफ मॉनसून टेक्स प्लेस इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन 1 जून। कब होता है? इन इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप में मानसून का आगमन कब देखा जाता है? इन इंडियन पेनिनसुला टेक्स प्लेस कब होगा? ऑन 1 जून। बाकी इसके का जो पूरा मैप है वो हम लोग अब अगली क्लास में देखेंगे। नहीं